महानदी आईएएस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे जो हमारा जो पिछला टॉपिक बच गया था, जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास। तो इसके जो प्रारंभिक टॉपिक है, इसमें सबसे पहले है आद ऐतिहासिक काल। ये दूसरे नंबर का है, आद ऐतिहासिक काल। ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व के आसपास जो ये काल की गणना की गई है। तो इस काल के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये आपका हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युग की सभ्यता। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जो इस काल के अंतर्गत जैसे कि आपका सिंधु घाटी हो गया, आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा संस्कृति हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है। अब जिसका साक्ष्य मतलब हम कह सकते हैं कि इसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। हड़प्पा, आपने कभी सुना है कि जो हड़प्पा कालीन की मूल्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई? नहीं सुने ना। तो जो हड़प्पा संस्कृति है, मतलब जो आपका हड़प्पा संस्कृति हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब छत्तीसगढ़ में से नहीं प्राप्त हुए, तो इसका छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा आदि ऐतिहासिक काल था, जो 2300 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब कौन से सन में, किस सन में है? तो आपको 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास इसे माना गया है। इस काल में क्या है? इस काल में वैदिक सभ्यता, इस काल में वैदिक सभ्यता का काल आता है। मतलब हम कहते हैं कि इस काल में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन से। ऋग वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, मतलब ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल में क्या हुआ? जैसे कि हम कभी भी कोई पुस्तक पढ़ते थे, हमको पता होता है कि इस काल में कौन कौन सी पुस्तकों, ज्ञान आदि की रचना थी। इस काल में क्या हुआ? ऋग्वेद की रचना हुई। यानी इस काल में ऋग्वेद की रचना हुआ। और जो सभ्यता के निर्माता, मतलब आर्य, आप सुने आर्य, जो सिंधु सभ्यता, जो सबसे पहले भारत में आके जो बसे सिंधु प्रदेश में, तो वो थे आर्य लोग। तो इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई और सभ्यता के निर्माण आर्य थे ना, ये आर्य थे। और पंचनद क्षेत्र, मतलब जो पंचनद क्षेत्र किसको बोलते हैं? 5 नदियों का जो समूह होता है ना, वो पंचनद कहलाता है। तो ये पंचनद क्षेत्र उत्तर भारत, आपने पढ़ा होगा 5 नदी, रावी, सतलज, चिनाव, झेलम। तो ये सब नदियां, जो 5 नदी का समूह है, जैसे पंजाब का नाम पड़ा ना पंचनद, तो ये उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इस वेद में छत्तीसगढ़, मतलब ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। तो आप लोग को बात यहाँ पे समझ में आई कि इस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ये कौन से सन ईसा पूर्व में थे? उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी हम कहते हैं ना, उत्तर वैदिक काल का जो कौन से सन में इसका मतलब जो आगे जो इसका काल चला है, कौन से ईयर सन मतलब कि ईस्वी में चला है, तो ये है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल था। इस काल में आर्यों का, मतलब इस काल में आर्य कहते हैं एक कबीलों का समूह था, जिसे आर्य कहते हैं। मतलब जो सबसे पहले भारत में है उनको आर्य कहा जाता है। तो इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत, आपका सेंट्रल प्रोविंस नहीं, मध्य भारत में होने लगा। और नर्मदा नदी, जो आपका नर्मदा नदी उस काल में उत्तर वैदिक काल में किस नाम से रहता है? वो है आपका रेवा नदी के नाम से ना। ये आपका रेवा मध्य भारत में होने लगा। नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में भारत में वर्णन किया गया है उत्तर वैदिक काल में। हाँ, अब हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। कैसे भाई, कैसे जाने? हाँ, तो ये हमारी पुस्तकों में दिया है कि ऋग्वेदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आर्य है, ऋग्वेद की रचना हुई, और इस काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ, और ये जो मध्य भारत में आर्यों का विस्तार हुआ। और जो इसमें ना छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल ना। ये उत्तर वैदिक काल में आपका छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में यानी कौन कौन सी, आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ है, इस काल में कौन कौन सी, महाभारत काल, रामायण काल, इस काल में। तो इस काल में सबसे पहला पार्ट है कि रामायण काल। मतलब इतिहास को जानने का सबसे अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो रामायण काल है, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। मतलब हम पढ़ रहे हैं ना, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, फिर ऐतिहासिक काल पढ़े, हमने जाना ना कि ऋग्वेदिक काल में छत्तीसगढ़ में कोई वर्णन नहीं मिलता। और फिर हमने ये भी जाना कि उत्तर वैदिक काल में, हाँ, जब आर्य आए तो मध्य भारत का विस्तार हुआ। और उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम रामायण काल। रामायण काल, अब इस काल में जो रामायण काल है, हम रामायण के पिता भगवान राम का, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, जब उत्तर भारत से, मतलब जब वो वनवास के लिए जब यहाँ से निकले, मतलब वहाँ अयोध्या बोल सकते हैं, यूपी, वहाँ से निकले, तब ये छत्तीसगढ़ का कुछ भागों से गुजरे, तो इसका वर्णन होता है। तो रामायण काल छत्तीसगढ़ में ये है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम, मतलब भाई छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, कुछ रीजन होगा, बहुत सी भाषाएं, कोसली, छत्तीसगढ़, मतलब इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, मतलब ये दंडकारण्य प्रदेश है ना छत्तीसगढ़ में, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। और राजधानी क्या थी आपका, कुशस्थली। कुशस्थली क्यों पड़ा, भगवान राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। कुश का क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। राजधानी कुश में थे। और बस्तर का नाम क्या था आपका, दंडकारण्य, यानी दंडकारण्य का नाम, इसका नाम क्यों बोलते हैं हम बस्तर का नाम दंडकारण्य, क्योंकि जब हनुमान जब लंका की ओर जा रहे थे तो बीच में दंडकारण्य जो घने जंगलों से था, तो इस कारण से इसको दंडकारण्य, मतलब दंडकारण्य मतलब काफी घने जंगलों से घिरा हुआ अंधकार क्षेत्र, जहां सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती, तो वो काफी दंडकारण्य है। तो हनुमान जी ने कहा हाँ जी देखो ये काफी घना जंगल है, अतः इसे दंडकारण्य नाम दिया गया। ओके, बढ़े आगे। हाँ, तो उसके बाद दक्षिण कौशल, उसके बाद क्या दक्षिण कौशल, यानी यहाँ भी तो कोई राजा रहा होगा ना, किसी का शासन रहा होगा, कोई क्षेत्र रहा होगा तथा इनका विस्तार होगा, यहाँ कोई जो शासन करता, तो दक्षिण कौशल में कौन राजा शासन करता था, वो है भानुमन। अब भानुमन की एक बेटी थी, उसका क्या नाम है, कौशल्या। चलो पढ़ते हैं हम। दक्षिण कौशल के राजा भानुमन थे और इनकी पुत्री कौशल्या थे। और जो कौशल्या विवाह किससे हुआ, हाँ देखिए, कौशल्या विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। और एक खट बात कि भानुमन का कोई बेटा नहीं था, तो इसका सारा राज्य किसको गया भाई, दशरथ को गया ना। ओके, समझ में आए। तो यह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ और भानुमन के पुत्र न होने के कारण यह राज्य दशरथ को गया मिला। अब इस समय दक्षिण कौशल, यानी उस समय जब भगवान राम के समय जो भी रहा होगा टाइम स्पेंड, तो इस समय जो उनकी भाषा क्या थी भाई, इस समय दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी, कोसली प्रमुख भाषा थी छत्तीसगढ़ की, मतलब बोलते छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौसली थी, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौसली थी। अब रामायण कालीन प्रमुख स्थल, अब हम पढ़ते हैं रामायण कालीन, यह जो उस समय जो रामायण का जो समय था, मतलब जो रामायण कालीन जो प्रमुख स्थान है, मतलब बहुत पहले की बात है, उस समय में जो ऐतिहासिक काल में, तो इस समय क्या बोलते हैं, सरगुजा क्या है आपका, रामगढ़, वहाँ क्या है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सब गुफाएं ना। रायगढ़ में क्या है, राम झरना है। खरोद में क्या है, यहाँ पे खरदूषण का वध किया था भगवान श्री राम ने, खरदूषण का वध किया था। अब ये कौन से जिले में, जांजगीर चांपा जिले में ना, सिवरी नारायण। अब सिवरी नारायण भी कौन से जिले में, सिवरी नारायण आपका जांजगीर चांपा जिले में। समझ में आया। यहाँ पे क्या होता है, भगवान राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास में निकलते हैं, तब सिवरी नारायण से वो गुजरते हैं। सिवरी नारायण की कुटिया में एक बूढ़ी वृद्ध महिला रहती थी, जिन्हें सबरी के नाम था। जब भगवान राम अपने वनवास दौरान वहां राम लक्ष्मण सीता जाते हैं, तो यहीं पर भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, इसलिए ये स्थान काफी प्रसिद्ध है। आप जब सिवरी नारायण जाएंगे तो वहां देखेंगे सबरी माँ की मंदिर मूर्ति सब बने हुए हैं। तो ये है आपका सिवरी नारायण चांपा है, सबरी के झूठे बेर खाए। उसके बाद पंचवटी कांके, ये पंचवटी का है, मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। हाँ, पंचवटी यानी सीता माता का हरण कहाँ हुआ, आपका कांके से। आप बोल सकते हैं हाँ ये किंवदंती नहीं, इनफैक्ट हमारी पुस्तकों में दिया हुआ है। और चलो हम पढ़ते हैं पंचवटी कांकेर, यहाँ से क्या सीता हरण की जानकारी मिलती है ना, फैक्ट तो तथ्य नहीं कह सकते, जानकारी मिलती है। ओके, जानकारी मिलती है। और उसके बाद वाल्मीकि आश्रम का है आपका महासमुंद जिले में ना, ये महासमुंद जिले में है, जहाँ यहाँ पे ना लव कुश की जन्म स्थली है, महासमुंद तुरतली आश्रम। ओके, दंडकारण्य बस्तर। अब ना भगवान राम ने दंडकारण्य बस्तर, यानी अगर मैं आपको मैप बना दूं काफी अच्छा, लेकिन समझिए कोई दिक्कत नहीं है।
दंडकारण्य यानी जो बस्तर, जब वनवास के दौरान जब भगवान राम वहां से गुजर रहे थे तो कुछ समय के लिए दंडकारण्य क्षेत्र में अपना समय बिताया। तो हम कहते हैं कि भगवान राम जब उत्तर कौशल से आए तो कहाँ से एंट्री किए, आपका सरगुजा से एंट्री करते हुए आपका सरगुजा, फिर रायगढ़ हुए, उसके बाद फिर शिवनेरी आए, उसके बाद महासमुंद, उसके बाद कांकेर, कांकेर से होते हुए सुकमा पोंटा होते हुए अपने नौका यात्रा के दौरान वो छत्तीसगढ़ से बाहर निकल गए। तो ये थी पूरी कहानी हमारी आदि ऐतिहासिक काल रामायण काल। तो इन सब से हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी दी। तो चलिए फास्ट रिवाइज करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल 2300 से 1750। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसकी जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता ना, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है और क्या जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। ऐतिहासिक काल में क्या है आपका 1500-600, यानी इस काल में वैदिक सभ्यता का काल आता है। वैदिक सभ्यता काल का इसको दो भाग में, पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कहाँ है, ऋग्वैदिक काल कौन से ईसा पूर्व है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इस काल में ऋग्वेद की रचना हुआ है। सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पंचनद क्षेत्र उत्तर भारत तक फैला था। इस वेद में छत्तीसगढ़ का यानी हम बोलते हैं कि ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। बस ये डिफरेंस है, बस आपको ये याद रखना है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल में आर्यों का विस्तार। आर्य मैंने बताया कि आर्य कौन थे, आर्य मतलब कि कबीलाओं का समूह था जो सबसे पहले भारत में यानी सिंधु सभ्यता में मतलब जो मध्य भारत में होने लगा। और उस समय जो नर्मदा नदी का नाम कौन सा था भाई, नर्मदा नदी का नाम था रेवा नदी ना। उत्तर वैदिक काल में, अब इस काल में ही उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। आप लोगों को समझ में आया, रिवाइज कर रहा हूँ काफी फास्ट ना। अब रामायण का ना, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल, ये दक्षिण कौशल था और राजधानी थी कुछ तरह बताया कि चलो बताता हूँ इसके डिटेल। भगवान राम जब वनवास के दौरान मतलब जब यहाँ कुछ समय बिताया तो एक जो जगह था मतलब दक्षिण जो भाग था वो ना उस स्थल दिया और जो उत्तर कौशल का जो राज्य था वो लव हो दिया। समझ में इस बात। हाँ, बस्तर का नाम दंडकारण्य था ना, उस समय बस्तर का नाम क्या था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमन की एकमात्र पुत्री थी कौशल्या, जिसका विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। तो भानुमन की कोई पुत्र न होने के कारण जो इसका सारा राज्य है ना वो दशरथ को मिला। तो ये यहाँ पे कारण यह राज्य दशरथ को मिला इस समय यानी अब हम एक बोल सकते हैं कि यह भगवान राम का मामा गांव है। हाँ, समझ में आया। हाँ, इस समय दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी भाई, कौशली थी यानी प्राचीन, यानी छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा थी वो दक्षिण कौशल की प्राचीन भाषा कोसली थी ना, छत्तीसगढ़ की ना, सॉरी। रामायण का एक प्रमुख स्थान है क्या भाई आपका, सरगुजा, रामगढ़ है, सीता बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा है। रायगढ़ में क्या है, राम झरना है। खरोद में खरदूषण का वध हुआ जो जांजगीर चांपा जिला में। शिवनेरी क्या भगवान राम ने ही सबरी के जूठे बैठाए थे, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया उसके आश्रम में, फिर वो आगे बढ़े ना। उसके बाद पंचवटी, यहाँ पे सीता माता का हरण मचा, रावण ने आया सीता माता को उठा के अपना लंका ले गए। ओके, वाल्मीकि आश्रम ये बहुत ही फेमस है। आप महासमुंद में तुरतुरिया मतलब जो यहीं पर ही लव कुश का जन्म स्थान है। तो ये है आपका वाल्मीकि आश्रम। दंडकारण्य बस्तर, भगवान राम ने कुछ समय तक यहाँ बैठकर एक दौरान कुछ समय यहाँ अपना समय बिताया। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ की जो इतिहास के बारे में जानकारी। हो सकता है कि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा, फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं अपना इम्प्रूव करूंगा। और क्वेश्चन आज तो क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जो भी समझे प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहे हैं या मेरे बोलने का तरीका अलग है। कोई दिक्कत नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतनी। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।